नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं सेकेंड पेपर जीएस में थर्ड सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक्सपेक्टेड है। तो 6-7 टॉपिक्स है, ज़्यादा नहीं है इसमें, और 2 ही क्वेश्चन लिखना होता है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। पहला जो टॉपिक्स है वो ऊर्जा का है। ऊर्जा से बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसमें देखते हैं कि परंपरागत ऊर्जा जो है उस समाप्ति की ओर है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये समाप्त हो रही है। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसका विकास उस ढंग से नहीं हुआ है जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्थान ले सके। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास में भारत पिछड़ा हुआ है, क्यों, और इसके विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है जो परंपरागत ऊर्जा को विस्थापित कर सके। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा होते हैं। इसमें से सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है और सौर ऊर्जा में भारत बहुत सारा विकास भी किया है। तो सौर ऊर्जा से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत क्या डेवलपमेंट किया है, और भारत के ही योगदान से अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का विकास हुआ है, उसे बनाया गया है। और सरकारी प्रतिष्ठान जो भी है, जैसे रेलवे है, अन्य बीएसएनएल है और एमटीएनएल है, ये सब अपने अपने जो ऑफिस है उसमें लाइट जो उपयोग कर रहा है वो सौर ऊर्जा से ही उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। रेलवे ट्रेनों में भी जो उसकी छत पर सौर ऊर्जा का पैनल लगाया जा रहा है। और सौर ऊर्जा से संबंधित विश्व व्यापार संगठन में विवाद भी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही पैनल को लगाने का विचार था भारत का, लेकिन ये विवाद विश्व व्यापार संगठन में आ गया और इसमें भारत हार भी गया था। तो ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर नहीं आए तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। पवन ऊर्जा पर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसको आप गैर परंपरागत ऊर्जा में चर्चा कर सकते हैं कि भारत में तटीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें पवन ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है भारत। नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और स्पेसिफिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्योंकि भारत में विश्व का 25% थोरियम का भंडार है। तो नाभिकीय ऊर्जा महत्वपूर्ण हो जाता है और गैर परंपरागत ऊर्जा में इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। ये प्रदूषण भी नहीं करता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ है, ये आपको पूछ सकता है कि नाभिकीय ऊर्जा के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके नुकसान क्या हैं। दोनों तथ्यों को आपको विश्लेषण करने के लिए भी पूछ सकता है। और जब नुकसान की बात आती है तो इसमें वैश्विक नुकसान देखा जाता है। 3 बार एटॉमिक दुर्घटना हो चुका है, जैसे 3 माइल आइलैंड में, चेरनोबिल में, और अभी हाल ही 2011 में हुआ था फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट। तो इस संदर्भ में आप इसके नुकसान को देख सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें कि विद्युत से संबंधित भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। भारतीय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और $3 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो गई है, ये होने वाली है, और लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो। तो इसमें विद्युत की खपत तो बढ़ेगी। जनसंख्या भी भारत में 1.3 अरब का है, तो खपत भी बढ़ रही है, तेज़ी से मांग भी बढ़ रही है। तो इस संदर्भ में कि इसके मांग और आपूर्ति के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अगला जो टॉपिक्स है वो है अंतरिक्ष से संबंधित। अंतरिक्ष में इसरो की अब तक की क्या उपलब्धियां रही है,
और आगामी इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, ये विस्तार से व्याख्या करने के लिए पूछ सकता है और पूछते रहा है। GPS, नाभिक, गगन, चंद्रयान-2, मानव जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है, रक्षा के क्षेत्र में इसरो का क्या उपयोग हो सकता है और उपयोग क्या निभा रहा है, ये भी आपको पूछ सकता है। फिर अभी एलन मस्क का जो स्पेस एक्स कंपनी है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, तो अभी नया टेक्नोलॉजी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ है और उसमें प्रयोग भी किया है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को वापस लाया है। तो अगर भारत में इसरो द्वारा ये डेवलपमेंट कर लिया जाता है तो सैटेलाइट प्रक्षेपण के क्षेत्र में व्यय जो है, खर्च है, बहुत कम हो जाएगा और एक क्रांति आ जाएगा। तो इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो आप कहीं भी इसका चर्चा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब है कि आगे इसरो में PSLV पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब PSLV के क्षेत्र में ही इसरो ज़्यादा डेवलपमेंट भी करता है। GSLV में अभी भी इसरो पिछड़ा हुआ है, तो क्या कारण है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, व्याख्या कीजिए। तो बिहार में जो जो क्षेत्र आ सकता है, सभी डायमेंशन को देख लीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जोड़ के उसको आप पढ़ लीजिए। स्वच्छता से संबंधित क्वेश्चन पूछते रहता है कि कचरा प्रबंधन क्या है, कचरा के कौन कौन से प्रकार हैं, बिहार स्वच्छता के मामले में सबसे नीचे क्यों है, स्वच्छता के से संबंधित भारत सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विज्ञान की और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार बिहार को स्वच्छ राज्य बनाया जा सकता है, इस समय कचरा से संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन बराबर आता है। इसमें देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण को समझाइए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करें, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता की व्याख्या कीजिए, पेरिस समझौता पर अमेरिका के साइन नहीं करने के कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और अभी जो 2019 में COP25 हुआ है उसके क्या प्रावधान हैं, इसकी चर्चा करें। ऐसा क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन से संबंधित आ सकता है। फिर दूसरा टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या कारण हैं, जलवायु परिवर्तन पर इसके क्या योगदान होता है, भारत सरकार इसके दूर करने के कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, इसे दूर करने के लिए सरकार के क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जनता द्वारा कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए, आपके द्वारा क्या सुझाव हो सकता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आप देखते हैं इसमें आगे है कि ओजोन परत क्षरण से क्या समझते हैं, ओजोन का क्षरण हो रहा है, इसके कारणों पर चर्चा करते हुए इसके दूर करने के उपाय बताइए। ओजोन परत संबंधी कौन कौन से समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसकी चर्चा करना आवश्यक है। फिर है जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। नैनो तकनीक से क्वेश्चन पूछ सकता है, नैनो तकनीक के विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा क्रांति हो सकती है, क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, ये आप देख कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं नैनो तकनीक का, ये आप देख लीजिएगा। फिर आपदा प्रबंधन में बाढ़ और सूखा से क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारत या बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है या जल संसाधन संपन्न है, फिर भी कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, विकराल रूप ले लेती है। इस संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्या को आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार दूर कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा कौन सा प्रयास किया जा रहा है, जैसे कोरोना संबंध जैसे बीमारी आ जाए तो बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार ने किस प्रकार उसको उस स्थिति में निपट पाया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा। अभी कि
कुछ ऐसे समस्या दे देता है जिस समस्या को आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें पहला समस्या जो है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं। तीसरा है शहरीकरण में की अनियोजित वृद्धि हो रही है। चौथा है यातायात की समस्या है। फिर पाँचवा है स्वास्थ्य के खतरे बढ़ रहे हैं, जैसे पोलियो, टीबी, बर्ड फ्लू, कोरोना। ऐसे स्वास्थ्य के खतरे को किस प्रकार हम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। फिर सड़क की समस्या, घटती जा रही कृषि भूमि की समस्या, खाद्य सुरक्षा की समस्या और करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी करंट में भारत सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बिहार सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए। और आप जो भी समस्या आपके किताब पढ़ते हैं उस समय आए तो उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा दूर करने का उपाय भी सोचते रहिए। तो जो भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं इतना टॉपिक्स तैयार करने के बाद। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।